एग्जैक्टली स्केलर प्रोडक्ट की तरह ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो न सिर्फ इस लेवल के एफएफएससी के एग्ज़ाम के थ्योरी के एग्ज़ाम के बेस पर होती है, बल्कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो थ्रू आउट द फिज़िक्स आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स में नज़र आती है। जैसे मैंने पिछले स्केलर प्रोडक्ट के टॉपिक में मेंशन किया था कि हम वर्क को एज ए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनके दो स्केलर दो वेक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे पास एक स्केलर की फॉर्म में आता है। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का स्केलर प्रोडक्ट आपको नज़र आता है। एरिया इज़ अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी यही चीज़ आपको नज़र आती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। इसी तरह से अगर आप पावर की बात करते हैं, सो पावर इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो इन नंबर ऑफ केसेस वी सी दीज थिंग्स कि हमें स्केलर प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है एक तरह से इन बाकी सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स की भी समझ से एक तरह से आशना कर देती है। दूसरी तरफ जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं तो ज़ाहिर है वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा, दैट वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर, और रिज़ल्ट भी हमारे पास एक वेक्टर आता है। और इस केस की एग्जांपल्स आपको नज़र आती हैं, जैसे कि फोर्स और मोमेंट आर्म जो है दे मल्टीप्लाई और हमें मिलता है टॉर्क। सो आप देख सकते हैं कि फोर्स खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट आर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर आप सर्कुलर और रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर v जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो आपको हासिल होती है कहाँ से, ओमेगा क्रॉस r के थ्रू। और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और r जो है वो रेडियस है। इसी तरह से एस को भी आप इस तरह लिख सकते हैं, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, दैट कैन बी रिटन एज थीटा क्रॉस आर। थीटा इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एग्जैक्टली ए को, लीनियर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा क्रॉस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर अल्फ़ा इज़ अगेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आपको बाद में सेकेंड ईयर में भी मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज़ क्यू वी क्रॉस बी। तो वी और बी जो हैं दैट इज़ द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और एफ एम जो है वो उसका मैग्नेटिक फोर्स है। सो इन नंबर ऑफ केसेस वी सी दीज थिंग्स। सो ये जो इक्वेशंस मैंने आपको शो की हुई हैं, इस तरह और भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिसमें हमें स्केलर और वेक्टर का अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ पर फिज़िकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करेंगे किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की। और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए जो फार्मूला है वो इस तरह से हम लिखेंगे, दैट ए क्रॉस बी, ये दो वेक्टर्स होंगे हमारे पास, जिसमें हमें जो इसका रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या होगा, इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द component of B perpendicular to A। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि हमें इस लॉजिक को समझना है कि ये A का मैग्नीट्यूड हमारे पास किस तरह आया है, और ये B का कंपोनेंट
वो कौन सा लिया गया है और क्यों लिया गया है जो परपेंडिकुलर टू ए है। और ये चीज़ अगर आपको याद हो, अगर आप स्केलर प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लें, वो उसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। तो वहाँ पर मैंने इसका ज़िक्र किया था कि जब एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है इस डायरेक्शन में और फोर्स जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में होती है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे पास कोई एंगल बन रहा हो, सो हम इस फोर्स को फिर रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट्स में। देखते हैं कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है। ये दो कंपोनेंट्स मैंने बना दिए हैं। ये एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, एफ पैरेलल जो है ये डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। सो इस वजह से ये वाला कंपोनेंट हमारे पास, चूँकि ये जो ट्रायंगल बनी है ये वाली, इसमें ये बेस का रोल प्ले कर रहा है। सो इस तरह से दिस इज़ द यूजफुल component. Why? Because we define work as that work is the displacement carried out in the direction of force. सो जाहिर है अब फोर्स का ये वाला कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट काम नहीं कर रहा, सो ऑटोमेटिकली भी क्रॉस इट, ये वाला कंपोनेंट काम कर रहा है। सो इस वजह से फिर हम वहाँ पर वर्क को डिफाइन करते हुए क्या लेते हैं, एफ एक्स और डी लेते हैं। सो ये एफ एक्स आप ले लें या इसको आप एफ पैरेलल कर दें, ठीक है, मतलब एक ही बनता है, एफ कॉस थीटा डी आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली। अब अगर हम इसी सिनेरियो में एक व्हील को कंसिडर करें और ये मिसाल के तौर पर यहाँ से ओ से लेकर ए तक इसका रेडियस है और इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रही है। सो फोर्स ये है, ये इसका हो जाएगा मोमेंटम, मैं इसको आर के कंसिडर कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ नॉट द टोटल रेडियस, ये वो पॉइंट है जो सेंटर से लेकर जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रही है वहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो बॉडी है इसको इधर डिस्प्लेस होना है, ठीक है। इफ दिस ओ इज़ दी सेंटर अलॉन्ग विच इट कैन रोटेट, सो ऑब्वियसली अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा फोर्स को। ये फोर्स का एक कंपोनेंट हो जाएगा और ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है दिस विल बी दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू आर। आप देख सकते हैं मैं अगर इसको इधर ड्रॉ कर दूं, सो इट इज़ परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू आर। और ये वाला जो कंपोनेंट मैंने वाइट वाला ड्रॉ कर दिया है ये बन जाएगा एफ पैरेलल। सो ये एफ पैरेलल इस तरह से आपको नज़र आएगा। सो इस वजह से अब यहाँ पर रोटेशन के लिए अगर मैं देखूँ कि एफ पैरेलल और आर की क्या सिचुएशन है, सो दे आर पैरेलल, और ज़ाहिर पैरेलल केस में आपको नो टॉर्क। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एफ पैरेलल जो है ये वेस्टेड है, वेस्टेड कंपोनेंट है इन द केस ऑफ टॉर्क। और ये जो एफ परपेंडिकुलर है दिस इज द यूजफुल, ठीक है। सो इस वजह से एफ परपेंडिकुलर को हम पिक करेंगे। सो व्हाट आई विल डू नाउ कि जब मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पर मेंशन करूँगा, सो आई विल वर्क लाइक दैट कि तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर पहले वेक्टर की जगह आर लगा दें मोमेंटम, दूसरे की जगह लगा दें एफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर का, और दूसरे का अब हमें कंपल्शन है किस पर के कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। सो इस तरह से अब हम जब इसकी ज़ाहिर है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर इन दोनों के दरमियानी एंगल थीटा है, ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया इस राइट एंगल ट्रायंगल का। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, और इसमें मैं अगर अभी इसकी फाइंडिंग्स करूँगा टॉर्क की, सो दैट विल बिकम, पहला आपके पास आर आ जाएगा और दूसरी चीज़ जो है वो क्या होगी,
सिंपली मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दैट एफ परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा, क्योंकि ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. सो ऑलवेज वी गेट दी साइन कंपोनेंट एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी आर एफ साइन थीटा. और इसमें अब ये थीटा जो है दिस इज़ गोइंग टू प्ले अ क्रूशल रोल, कि थीटा की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, ठीक है, और कोई नंबर जैसे मैंने स्केलर प्रोडक्ट के केस में लिया था 60 डिग्री. सो वी क्विकली गो थ्रू दैट कि अगर हम मिसाल के तौर पर प्रैक्टिस करें आर एफ साइन थीटा के केस में. अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर करनी है, और वो क्या है कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो एक वेक्टर है. तो जाहिर है अगर स्केलर प्रोडक्ट के रिज़ल्ट को देखा जाए, कहाँ पर मैंने लिखा है ये वाला, सो जाहिर है इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास बनती है एफ डी कॉस थीटा एंड इट्स ओवर, बिकॉज आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है इसकी. लेकिन अगर मैं इस चीज़ की डायरेक्शन मेंशन करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा. लेकिन ये जो चीज़ मुझे मिली है ये बेसिकली प्रोडक्ट वेक्टर है टॉर्क. अब इसको मैं अगर वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे ये इसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए है. अब ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि ये जो रोटेशन यहाँ पर हो रही है ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है. सो इस केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन का हम मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं फाइंडिंग का, वो क्या है, वो है राइट हैंड रूल. और राइट हैंड रूल स्टेट क्या करता है कि हम कर्ल द फिंगर्स, बल्कि इससे पहले कर्लिंग द फिंगर से पहले ही हम क्या कर देंगे कि स्ट्रेच कर देंगे हम राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर. अब ये फर्स्ट वेक्टर का मतलब या क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर का मतलब ये है कि which lies first in sequence of product. मल्टीप्लिकेशन में जो पहला सीक्वेंस आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, सो मेरे पास आर जो है वो पहला वेक्टर हो जाएगा, ठीक है. और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, देन कर्ल द फिंगर्स in the direction of second vector. और रिजल्टिंग क्या डायरेक्शन क्या होगी फाइनल वेक्टर की, थंब will show the direction of product vector. तो अब यहाँ पर इस फिगर में देखें कि ए हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, बी दूसरा वेक्टर है, और ए क्रॉस बी जो है, जो बिल्कुल थंब की बात हो रही है, ये थर्ड वेक्टर है जो कि उसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है. सो समटाइम्स वी कैन आल्सो कॉल इट एज लेट्स से ये सी वेक्टर है, ठीक है. सो इस तरह से हम राइट हैंड रूल के थ्रू आसानी से मालूम कर सकते हैं. ये वाला तरीका है, अब इसमें बहुत ये इन तीन मतलब हमारे पास इन फिंगर्स के थ्रू, ये हमारे पास दो फिंगर्स हैं और एक थंब है, इसके भी थ्रू भी आसानी से इसकी फाइंडिंग्स की जा सकती है, बट यूजिंग दी राइट हैंड नॉट दी लेफ्ट हैंड. और
दूसरी जो सिचुएशन हमारे पास आ गई कि अब जब हम तो यहाँ पर ये जो अभी ये वेक्टर है, सॉरी, रूल मैंने बताया है, तो इसमें ये आपके पास इंडेक्स फिंगर अगर फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में है, मिडल फिंगर जो है वो दूसरे की वेक्टर की डायरेक्शन में है, और ज़ाहिर है ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे हो या 90 के से अगर कम भी बना रहे हो, तब उस सिचुएशन में भी आपके पास जो रिजल्टिंग कंपोनेंट होगा या रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा या इन दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। अब यही काम जो है ये आपका यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि पहले फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड को स्ट्रेच करें, तो वो यहाँ पर ये 2 स्टेप्स में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ही डायरेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्ट्रेच किया गया है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये आपके पास बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद इसको कर्ल किया गया है बी की डायरेक्शन में, और यहाँ पर फिर सी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो रिजल्टिंग वेक्टर है वो कौन सा है। सो इस तरह से हमें हमेशा राइट हैंड रूल के केस में अगर हम लेट्स से ए क्रॉस बी की बात करते हैं जो कि सी के बराबर है, और सी किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा एन। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को रिवर्स कर दूंगा, सो बी क्रॉस ए में करूं, सो उसमें ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेरा अब फर्स्ट हैंड जो राइट हैंड है वो बी के ऊपर आएगा, और ऑब्वियसली इट विल कर्ल टुवर्ड्स दी ए। सो इस सिचुएशन में आपके पास जो नया वेक्टर बनेगा वो माइनस सी बनेगा, ए बी साइन थीटा, उसमें सिर्फ डायरेक्शन की अपोजिशन आ जाएगी। और इस वजह से हम अगर उस पर जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी पे, सो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो इस वजह से वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। हाँ, अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं, सो येस इट इज़ अलाउड कि आप ए क्रॉस बी को लिख दें माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि ज़ाहिर है बी क्रॉस ए ऑलरेडी माइनस उसका है, तो ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल। सो यहाँ पर यह सिचुएशन आपके पास मैंने क्लियर कर दी है। दूसरी बात ये कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स की तरफ जाते हैं कि यूनिट वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम अगेन आई इज़ फॉर एक्स, जे इज़ फॉर वाई एक्सिस, और के इज़ फॉर जेड एक्सिस। तो इस केस में अगर मैं आई डॉट आई क्रॉस जे करूँगा, तो यहाँ पर यह ख्याल रहे कि आई क्रॉस जे में इट्स काइंड ऑफ, लेट्स से मैं यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें, दिस इज़ एक्स वाई और जेड। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आई, ये जे और ये के। अब मैं यहाँ पर सिंपल सीक्वेंस बता दूँ कि आपके पास यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 दोनों का, और दोनों के दरमियान चूँकि एक x है दूसरा y है, तो ये दरमियान में एंगल 90 आएगा, साइन 90 आपके पास 1 आ जाएगा 1। लेकिन ये 1 जो है ये तो फिर से एक स्केलर की तरह ट्रीटमेंट आ रही है। सो अब हमें इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा एंड वी विल राइट इट एज अ प्रॉपर 1 मैग्नीट्यूड विद k, क्योंकि ज़ाहिर है k जो है वो i और j दोनों पर परपेंडिकुलर है z एक्सिस। सो इसी तरह से j क्रॉस k i के बराबर होगा, और k क्रॉस i जो है दैट विल बी इक्वल टू j। मैं इसको यहाँ पर आपके सामने भी रख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज केस में। i क्रॉस j में आपको रिज़ल्ट मिलेगा k, j क्रॉस k में आपको रिज़ल्ट मिलेगा i, और k क्रॉस i में आपको रिज़ल्ट मिलेगा j। और इसी को अगर आप क्या कर दें, रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में देख लेता हूँ
तो यहाँ पर क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपके पास क्या था, के था, क्लॉकवाइज के लिए माइनस के हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसको भी क्लॉकवाइज कर दूंगा, सो ये माइनस आई हो जाएगा, और यहाँ पर इसको भी क्लॉकवाइज कर दें तो ये माइनस जे हो जाएगा। सो इस तरह से आपको स्केलर प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में ये मालूम होना चाहिए है कि किस तरह से यूनिट वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जहाँ तक बात बनती है उसकी सेम यूनिट वेक्टर्स की, जैसे कि आई क्रॉस आई की हम बात करेंगे, सो ऑब्वियसली आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और दरमियान में चूँकि दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों एक्स एक्सिस के हैं, तो ये आपके पास 0 आएगा। लेकिन चूँकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, अब इसका रिजल्ट स्केलर नहीं आ सकता बिकॉज वी आर ट्रीटिंग विद वेक्टर, तो ये जो है दिस विल बी अ नल वेक्टर। तो ये ख्याल रहे, अक्सर MCQs में आ जाता है कि इससे, या मिसाल के तौर पर जे क्रॉस जे से या के क्रॉस के से, अगर आपने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की डिस्कशन करनी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर MCQ है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इनका रिज़ल्ट जो है वो नल वेक्टर आता है। अब आते हैं कि एक मिसाल के तौर पर आपके पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं, लेट्स से ए एक वेक्टर है सिंपल सा 2i + 3j - 3k, और b एक वेक्टर है i + j + k, और हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं। और यह ज़ाहिर है ये चीज़ मेरे पास इस तरह भी आ सकती है कि यह मिसाल के तौर पर r आ जाए और ये f आ जाए, मोमेंटम और फोर्स की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से वेक्टोरियल की जाए 3 डायमेंशन में। सो हम इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर वही फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल 2i इसके साथ, थर्ड सेकंड के साथ और थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो i डॉट आई तो आपके पास आ जाएगा 2 0 आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे हम बात करेंगे। तो प्लस फिर उसके बाद आप बात आएगी i डॉट जे की, ठीक है, तो i डॉट जे में 2 तो जवाब आएगा, लेकिन i डॉट जे से आपके पास रिज़ल्ट आएगा k। फिर उसके बाद थर्ड की बात आएगी, और ज़ाहिर है 2 1s और 2, लेकिन यहाँ पर i क्रॉस k है, सो i क्रॉस k अगर आपको याद नहीं आ रहा तो यहाँ पर देख लें कि k क्रॉस i j था, तो i क्रॉस k इसका उल्टा हो जाएगा, -j हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 3j को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपके पास आ जाएगा +3, और j क्रॉस i क्लॉकवाइज है, उल्टा है, i क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आज के पास आ जाएगा -k। फिर उसके बाद इसकी बारी आएगी, ये +3 लेकिन j क्रॉस j 0, और फाइनली जब आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और j डॉट k आएगा, तो j डॉट k इज़ क्लॉकवाइज। तो अब मैंने जो ऊपर मेंशन किया हुआ था उससे आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट्स इन यूनिट वेक्टर्स के किस तरह से आएंगे। और फाइनली जब मैं -3k को i के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सो -3, और k डॉट i आपके पास आ जाएगा j, फिर उसके बाद j के साथ -3, k डॉट j आपके पास उल्टा हो गया, j डॉट k i था तो ये -i हो जाएगा, और फाइनली ये वाली टर्म 0 होगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये k क्रॉस k है, तो ये आपके पास टर्म्स 0 हो गई। तो बचा आपके पास क्या, 2k, ठीक है, और 2k के लिए यहाँ पर -3k है, सो 2k से -3k निकला, सो -k आ गया। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आपके पास आ गया -2j और -3j, सो ये आ गए आपके पास -5j, और फाइनली 3i और ये +3i, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये आ गया 6i। तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, 6i - 5j -k, तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है इसका आ जाएगा। तो अगर आपको उसमें लेट से टॉर्क की वैल्यू मालूम करनी थी इस वाले केस में,
तो आपको ये टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो फिर आपको वही पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में थोड़ा सा ये हो गया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो डायरेक्शन वाली चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट में थोड़ा सा ये जो डायरेक्शन वाला प्रोसेस था वो नहीं था। सो इस वजह से हमें वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी डिटेल में जाने की। ठीक है, सो आई होप सो यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को अपने साथ जो फ्रेंड्स हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, जूनियर्स हैं, उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।